भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक और जनसंघ के सारथी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916। अपन बाड़मेर से जयपुर को रेल मार्ग से जाते हैं तो जयपुर से पहले एक स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन धानक्या रेलवे स्टेशन में उनके नाना जी चुनीलाल जी शुक्ल उस समय में स्टेशन मास्टर थे, तो उनका जन्म धानक्या में हुआ। उनका जीवन बड़ा कष्टमय व्यतीत हुआ। बाल्यकाल में उनके माता पिता का देहांत हो गया और थोड़े बाद में उनके एक छोटा भाई था, उसका भी देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनके नाना जी और मामा जी ने किया। वो बाल्यकाल से विद्यार्थी जीवन से कुशाग्र बुद्धि के थे। 10वीं में उन्होंने सीकर में पूरे राजस्थान में टॉप किया, तो सीकर के महाराजा ने उनको छात्रवृत्ति के रूप में प्रति महीने 50 रुपए के आसपास छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी। आगे अध्ययन के लिए वो पिलानी गए। अपन सभी को मालूम है कि सेठ घनश्याम दास जी बिड़ला का पिलानी में बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो आज भी चल रहा है, बहुत अच्छा प्रतिष्ठित है। उन्होंने 11वीं और 12वीं की परीक्षा पिलानी से करी और 11वीं और 12वीं में भी वो उत्तीर्ण रहे। उत्तीर्ण नहीं, सर्वाधिक अंक लाने वाले। कई विषय में उनमें 100 में से 100 नंबर आए। आज भी पिलानी के विद्यालय के अंदर उनकी जो पुस्तिका है, उनके जो पुस्तिका है जिनमें परीक्षा दी गई थी, वो आज भी वहां संग्रहालय में उनके रिकॉर्ड में रखी हुई है। वहां पे भी उन्होंने टॉप किया। उसके बाद में सेठ घनश्याम दास जी बिड़ला ने उनसे आग्रह किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से कि क्यों ना आप इसी विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करें, यानी अध्यापक का कार्य करके विद्यार्थियों को शिक्षा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे पढ़ाई के लिए जाना। उन्होंने आगे पढ़ाई के लिए डीएवी कॉलेज कानपुर में एडमिशन लिया। वहां संघ के संपर्क में आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, संघ के स्वयंसेवक बने। परिवार में जैसी स्थिति थी आप सबको मालूम है, उनके नाना जी एक्सपायर हो गए तो उनके मामा जी ने उनका लालन पालन किया और वो डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन में भी पूरे प्रथम स्थान प्राप्त किया। संघ के संपर्क में आ गए थे, संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। ग्रेजुएशन करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ाई चालू करी। इसी बीच उन्होंने आईएएस का एग्जाम भी दिया, जिसको आज अपन कलेक्टर का एग्जाम कहते हैं। वो आईएएस के एग्जाम में उत्तीर्ण भी हुए। मामा वगैरह सोच रहे थे कि भांजा है जो आईएएस बनेगा। आईएएस यानी कलेक्टर, बहुत बड़ा तबका होता है, आपको मालूम ही है कलेक्टर का क्या रुतबा होता है, क्या पद होता है, क्या प्रतिष्ठा होती है। तो उनको लगा चलो कि भांजा है जो कलेक्टर निकल गया, कलेक्टरी करेगा, अपना घर बसाएगा, शादी करेगा, परिवार बसाएगा, सुखी रहेगा। लेकिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मन में कुछ और ही था। उन्होंने कहा, उन्होंने मन में ठान रखी थी कि मुझे देश सेवा करनी है, राष्ट्र का काम करना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। अपन सभी को मालूम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक गृहस्थ जीवन नहीं अपनाता, अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करता है। 1951 में जब दूसरी तस्वीर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर एक ऐसे राजनीतिक दल के गठन की कल्पना करी कि एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन किया जाए जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसलिए दिया कि उन्होंने देखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि 1947 में आजादी विभाजित देश के बाद में जो आजादी मिली या देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ, किन कारणों से हुआ? तुष्टीकरण की नीति के कारण हुआ। लेकिन नेहरू जो दुर्भाग्यपूर्ण देश के विभाजन के बाद में पहला प्रधानमंत्री बना, उसके बाद में भी नेहरू की जो कार्यशैली थी वो वापस तुष्टीकरण की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा कि अगर इनका विरोध नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले समय में एक और विभाजन ना हो जाए। तो उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र दे के उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे द्वितीय संघ चालक परम पूज्य गुरु जी के पास संपर्क किया और उनसे आग्रह किया। पहला तो आग्रह यह किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी जानते हैं 1948 में
गांधी जी की हत्या का झूठा आरोप लगा के संघ को प्रतिबंधित किया गया, जबकि संघ का कोई लेना देना नहीं था। फिर जांच कमेटी बैठी, उसमें भी संघ निर्दोष पाया गया। तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्यों न एक राजनीतिक दल का रूप में परिवर्तित किया जाए। परम पूज्य गुरुजी ने कहा कि संघ का काम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश की संस्कृति के बारे में जागृत करना, हिंदू समाज को संगठित करने का है, हमें राजनीति नहीं करनी। तो उन्होंने कह दिया कि मैं एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन करना चाहता हूं जिस राजनीतिक दल के अंदर सबसे पहली भावना होनी चाहिए राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र पहले, उसके बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं। राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र की विचारधारा से ओतप्रोत राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहता हूं। मुझे कुछ कार्यकर्ता नहीं। तब परम पूज्य गुरु जी ने जो 5 प्रचारक थे, जिसमें एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, कुशाभाऊ ठाकरे थे, सुंदर सिंह जी भंडारी थे, जगन्नाथ राव जोशी थे, ऐसे करके 5 श्रेष्ठ जो प्रचारक थे, उनको संघ से मुक्त करके उनको कहा आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करो। कई बार हमारे ऊपर एक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मूल में हम जनसंघ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। हमारे ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता है कि हम सत्ता के भूखे हैं। मैं उन पार्टी के कांग्रेसियों से जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर हम सत्ता के भूखे होते तो हमारे पहले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्होंने मंत्री पद ठुकरा के जनसंघ की स्थापना करी। अगर हम सत्ता के भूखे होते तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आराम से मंत्री बने रहते, सुख सुविधा का भोग करते। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के तुरंत बाद आपको मालूम ही होगा 1953 के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब नेहरू मंत्रिमंडल में कश्मीर को लेकर एक विधेयक पारित हुआ 370 को लेकर, कश्मीर एक जो भारत का अभिन्न अंग जिसको हम कहते हैं, शेख अब्दुल्ला के दबाव में उन्होंने कहा कश्मीर का झंडा अलग होगा, कश्मीर का विधान अलग होगा, कश्मीर का निशान अलग होगा, और कश्मीर के अलावा शेष भारत का व्यक्ति अगर कश्मीर में आएगा तो उसको परमिट लेके आना पड़ेगा। ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ। उसका सबसे पहले विरोध करने वाली अगर पार्टी थी जनसंघ थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने उसका पूर्ण शब्दों में विरोध किया और कहा एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी स्वयं बिना परमिट के पैदल यात्रा करते हुए कश्मीर की सीमा में पहुंचे, कश्मीर के अंदर प्रवेश किया। जम्मू में प्रवेश करते उनको शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। 23 जून 1953 में उनकी हत्या हुई। मैं इन कांग्रेसियों से, उन सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद में इस देश की एकता और अखंडता के लिए अगर पहला बलिदान किसी ने दिया है तो हमारी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 51 में पार्टी बनती है, 53 में हमारे संस्थापक अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। मात्र 2 साल उनको समय मिलता है। आप सोचिए, किसी पार्टी का, किसी संगठन का राष्ट्रीय पहला अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष अगर 2 साल का ही कार्यकाल में उसकी हत्या हो जाती है तो संगठन की क्या स्थिति होती है। लेकिन हमारा संगठन जो तत्वनिष्ठ संगठन था, जो वैचारिक दृष्टि से संगठन था, व्यक्तिनिष्ठ नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, बाकी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने इस संगठन को आगे गति दी, जिसमें महत्वपूर्ण रोल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहा। पंडित जी ने इस जनसंघ के कारवा को आगे बढ़ाया। उनके जीवन में अनेक घटनाएं फिर कभी समय होगा बताऊंगा। और हमारी पार्टी को जो वैचारिक संगठन, जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, जिसको एकात्म मानववाद भी कहा जाता है, ये जो ग्रंथ दिया, ये जो विचार दिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिए। इसको संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा। उस समय में क्या, अभी भी पूरे विश्व में एक कैपिटलिज्म चलता है, पूंजीवाद चलता है, कम्युनिस्ट का साम्यवाद चलता है। उसके उत्तर में पंडित जी ने दिया एकात्म मानव दर्शन, जिसको एकात्म मानववाद भी कहते हैं। उस एकात्म मानव दर्शन में क्या है, उस एकात्म मानव दर्शन के अंदर पूरे हमारे पंडित जी ने अध्ययन किया। अध्ययन किसका किया? हमारे वेदों का किया, हमारे उपनिषदों का किया, हमारे जो जितने महाभारत, रामायण, सबका अध्ययन किया। हमारी सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करी। उसी के अनुरूप, उसी का समावेश करते हुए ये एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसमें सबसे पहले क्या दिया, एक छोटा सा, उसके अंदर उन्होंने, पंडित जी ने कहा
मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की विरोधी नहीं है। यानी मनुष्य आज क्या कर रहा है? मनुष्य अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए प्रकृति का अंदर दोहन कर रहा है, लकड़ियां काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है। उसका परिणाम यह है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के अंदर पूरा विश्व परेशान है। उसका कारण यही है कि हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। उसको पंडित जी ने कहा, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन नहीं, प्रकृति की जितनी आवश्यकता उतना लीजिए प्रकृति से। अगर एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगाइए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात करी उन्होंने, अंत्योदय के माध्यम से उनको कहा विकास का मतलब उन्होंने कहा कि विकास का मतलब यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति का अगर संपूर्ण विकास नहीं हो जाता तब तक विकास अधूरा है। ये अंतिम पंक्ति में कौन खड़ा है? ये अंतिम पंक्ति में खड़ा मतलब दलित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो निर्धन है, जो दरिद्र है। उस व्यक्ति से तात्पर्य है, जब तक उसका विकास नहीं होता तब तक विकास अधूरा। आज हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार गरीब कल्याण के जो काम कर रही है वो अंतिम पंक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए कर रही है, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे गरीबों को निःशुल्क शौचालय हो, चाहे गरीबों को मुफ्त में बिजली हो, चाहे मुफ्त में अनाज हो, किसान सम्मान निधि का पैसा हो, ऐसे कई गरीब कल्याण की योजना। समर्पण निधि के माध्यम से मैं इतना आग्रह करना चाहूंगा, पंडित जी की कल 11 फरवरी 1968 को पंडित जी की हत्या कर दी गई थी मुगलसराय स्टेशन पे। 11 फरवरी से 11, 12 और 13 3 दिन ये समर्पण निधि के माध्यम से। मेरा तो एक ही आग्रह है कि पंडित जी की अगर सच्ची श्रद्धांजलि हमें देनी है तो जैसे पंडित जी ने इस पार्टी के लिए, इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि ये पार्टी हमारी है। हम कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, कहते हैं नहीं कहते हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। तो परिवार के जो खर्चे होते हैं, परिवार के राष्ट्रीय कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी प्रादेशिक कार्यालय, जिला कार्यालय, उसको पार्टी को चलाने के लिए खर्चे की भी आवश्यकता